नमस्कार। A1 ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। जय हिंद, जय भारत। साथियों, अध्याय चल रहा था नंबर सिस्टम, जिसमें हमने देखा था टेम्परेचर का अध्ययन कर लिया। उसके बाद हम हीट पढ़ रहे थे, अर्थात ऊष्मा। हमने ऊष्मा की डेफिनेशन देखी, उसके बाद ऊष्मा के प्रकार पढ़े। हमने देखा था एक होती है लेटेंट हीट अर्थात गुप्त ऊष्मा, और एक होती है सेंसिबल हीट अर्थात संवेदी ऊष्मा। साथियों, हमने ऊष्मा को देखा था कि ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करती है। ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करती है, बट रेफ्रिजरेशन व्यवसाय के अंदर ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप की ओर भेजा जाता है। मैंने बताया था आपको कि ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियमानुसार क्लॉसियस के कथन के अनुसार ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप की ओर भेजने के लिए बाह्य युक्ति अर्थात एक्सटर्नल डिवाइस की आवश्यकता होती है। एक्सटर्नल डिवाइस की आवश्यकता होती है। अब हम ऊष्मा गतिकी पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम ऊष्मा गतिकी का अध्ययन करेंगे। तो देखो भाई, ऊष्मा गतिकी अर्थात थर्मोडायनेमिक्स। क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स? देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा तथा यांत्रिक ऊर्जा के मध्य संबंध तथा उनके मध्य परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। अर्थात साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर ऊष्मा तथा उनके परस्पर रूपांतरण के मध्य, देखो, साइंस की वह ब्रांच जिसमें ऊष्मा तथा यांत्रिक ऊर्जा के मध्य संबंध तथा उनके मध्य परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा को अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरित करना ही ऊष्मा गतिकी कहलाता है। अर्थात हीट एनर्जी को, जैसे विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा में, या मैकेनिकल एनर्जी अर्थात यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना ही क्या कहलाता है? ऊष्मा गतिकी कहलाता है। हम जानते हैं ऊष्मा होती है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गमन करती है। जनरलिटी हम जानते हैं ये कि ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गमन करती है, गति करती है। हमने उदाहरण देखा था, आप एक कप के अंदर चाय डालकर छोड़ देते हैं एक टेबल पर, कुछ देर बाद में देखोगे तो चाय ठंडी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि चाय का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग जो एरिया है, जो वातावरण है, उससे जो टेम्परेचर है वो चाय का क्या है? अधिक। यानी चाय वाली ऊष्मा है वो वातावरण में क्या होगी? वातावरण में जाएगी। तो ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करती है। ये ऊष्मा चाय वाली तब तक निकलती रहेगी जब तक कि जो वातावरण का टेम्परेचर है वहाँ तक नहीं पहुँच जाए। तो देखो, उदाहरण कल भी देखा था हमने, जैसे ये कोई कप है, यदि मैं इसके अंदर चाय डाल देता हूँ, ये चाय है गरम, चाय क्या है? गरम। और जो ये वातावरण है ये चाय से कुछ ठंडा है। मैं देखता हूँ कि चाय का टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड और वातावरण का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ टाइम बाद में मैं देखूँगा कि जो ये चाय है ये मुझे ठंडी मिलेगी, क्योंकि इस चाय की जो ऊष्मा है वो वातावरण की ओर क्या हो जाएगी? चली जाएगी। तो चाय क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करती है। बट रेफ्रिजरेशन व्यवसाय के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अब कि ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियमानुसार ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप की ओर भेजा जाता है। उसके लिए एक एक्सटर्नल युक्ति यानी एक बाह्य डिवाइस की आवश्यकता होती है, बाह्य युक्ति की आवश्यकता होती है। तो देखो, अध्ययन कर रहे हैं ऊष्मा गतिकी अर्थात थर्मोडायनेमिक्स का। साथियों, यदि आप प्रेजेंट टाइम में ITI कर रहे हैं या आपने ITI कर ली है, कंप्लीट कर रही है, और आप वर्तमान में इसरो की, DMRC की या JMRC की
या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग व्यवसाय की थ्योरी आती है, उसके लिए एक क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो देखो, जो ऊष्मागतिकी है उसके नियम तो हम पढ़ रहे हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, शून्यांक नियम पढ़ेंगे पहले। शून्यांक नियम, ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। तो देखो, जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो देखो क्या होता है शून्यांक नियम ऊष्मागतिकी का। ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे तीन निकायों के बारे में समझा रहा हूँ, समझना। जैसे कोई तीन निकाय हैं, तीन सिस्टम हैं। एक निकाय ये है, एक निकाय ये है और एक निकाय ये है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। मैं देखता हूँ कि निकाय ए की ऊष्मा निकाय सी में जाती है और सी की ऊष्मा ए में जाती है, बी की ऊष्मा सी में जाती है और सी की ऊष्मा ए में जाती है। अर्थात निकाय 1 और निकाय 3 आपस में तापीय साम्य में हैं। निकाय बी और निकाय सी भी क्या है, यानी 2 और 3 भी क्या है, आपस में तापीय साम्य अवस्था में है। तो ऊष्मागतिकी का जो शून्यांक नियम है, जो ऊष्मागतिकी का जेरोथ नियम है, वो क्या कहता है, लॉ ऑफ, ये कहता है कि जब दो निकाय किसी तीसरी निकाय के साथ आपस में तापीय साम्य अवस्था में हैं, तापीय साम्य में हैं, तो वे दो निकाय भी, पहला और दूसरा भी आपस में तापीय साम्य में होंगे। ये ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम कहता है। ये ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है, शून्यांक नियम कहता है। तो इसकी परिभाषा कैसे होगी, तो देखो, इसकी परिभाषा ये होगी, जब दो निकाय आप निकाय, ये निकाय क्या है, इसको बोल सकते हो सिस्टम या तंत्र। जब दो सिस्टम या दो निकाय किसी तीसरे निकाय या सिस्टम के साथ आपस में तापीय साम्य में है, तापीय साम्य अवस्था में है, तापीय साम्य अवस्था में है, तो वे दोनों निकाय या सिस्टम आपस में भी तापीय साम्य अवस्था में होंगे। ये ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम बोलता है। जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य अवस्था में हैं, तो वे दोनों निकाय यानी फर्स्ट और सेकंड भी आपस में तापीय साम्य अवस्था में होंगे। साथियों, इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे ये दो सिस्टम हैं, ये दो सिस्टम इस तीसरे सिस्टम के साथ आपस में तापीय साम्य अवस्था में हैं, यानी ए सिस्टम की ऊष्मा सी में कन्वर्ट हो जाती है, सी की ए में कन्वर्ट होती है, बी की ऊष्मा सी में जाती है, सी की बी में जाती है, तो ए की ऊष्मा बी में जाएगी, बी की ऊष्मा ए में जाएगी। ये कौन बोलता है, ये बोलता है ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम, इसकी संक्षेप में परिभाषा ये हो गई कि ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम तापीय साम्य अवस्था की अवधारणा प्रस्तुत करता है। किसकी अवधारणा प्रस्तुत करता है, तापीय साम्य अवस्था की अवधारणा प्रस्तुत करता है। चलते हैं इसी ऊष्मागतिकी के फर्स्ट लॉ के ऊपर। फर्स्ट लॉ
के ऊपर चलते हैं तो देखो क्या होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। देखो क्या होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। प्रथम नियम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो क्या होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। यह नियम बोलता है कि जब हम किसी निकाय को जो कार्य कर सके जितनी ऊष्मा देते हैं वो ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी तथा कुछ ऊष्मा कार्य में बदल जाएगी। ये नियम है, ये हमें ऊर्जा संरक्षण का प्रारूप देता है, एनर्जी कंजर्वेशन का प्रारूप देता है। तो देखो समझो, यानी यदि हमने किसी निकाय को Q ऊष्मा दी तो ये ऊष्मा आदि तो उसकी आंतरिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगी और आदि उसको बाह्य कार्य करने में सहायता करेगी। यानी हम किसी निकाय को जब ऊष्मा देते हैं तो ये आदि ऊर्जा तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के लिए खर्च हो जाएगी और आदि ऊर्जा है वो कार्य में परिवर्तन के लिए खर्च हो जाएगी। यानी सीधी बात यह है कि जो ये एनर्जी देते हैं, जो ऊष्मा देते हैं, ये पूरी काम आ गई, यानी ऊर्जा का संरक्षण हो गया, कंजर्वेशन हो गया। तो देखो इस नियमानुसार, इसकी डेफिनेशन, इस नियमानुसार यदि किसी निकाय को इस नियमानुसार यदि किसी निकाय को ऊष्मा दी जाए तो वह ऊष्मा उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य के योग के समतुल्य होती है, समतुल्य होती है। देखो डेफिनेशन, इस नियमानुसार यदि किसी निकाय को ऊष्मा दी जाए तो वह ऊष्मा उसके निकाय की आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य के योग के समतुल्य होती है। अर्थात यदि हम किसी निकाय को Q ऊष्मा देते हैं तो वह ऊर्जा है, जो ऊष्मा है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के लिए और जो कार्य में जितनी काम आएगी उन दोनों का योग होता है, उनके समतुल्य होती है। जितनी ऊष्मा देते हैं उतनी ऊष्मा क्या हो जाती है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और कार्य दोनों में काम आ जाती है। तो समझो हम बोल सकते हैं यह नियम ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का प्रारूप देता है। क्या देता है? ऊर्जा संरक्षण का प्रारूप देता है। हमने देखा जो शून्यांक नियम है वो तापीय साम्य अवस्था, यानी दो निकाय जब किसी तीसरे निकाय से आपस में तापीय साम्य में हैं तो वो आपस में फर्स्ट और सेकंड निकाय भी आपस में तापीय साम्य में होंगे। इसी प्रकार ये जो प्रथम नियम है ऊष्मागतिकी का, ये ऊर्जा संरक्षण का अवधारणा प्रस्तुत करता है, संक्षेप में बोले तो। अब बात कर रहे हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं जो आरएससी व्यवसाय के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और जो एनसीईआरटी एग्ज़ाम कराती है उसमें बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो क्वेश्चन इस टाइप से आता है, कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम अर्थात वीसीआर सिस्टम में ऊष्मागतिकी के कौन से नियम का प्रयोग किया जाता है। तो उसका आंसर होगा ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम। तो देखो साथियों क्या होता है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो देखो क्या होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यह नियम बोलता है कि ऐसी कोई भी मशीन संभव नहीं है, ऐसा कोई भी इंजन संभव नहीं है जिसकी दक्षता यानी एफिशिएंसी 100% हो, जिसकी दक्षता अर्थात एफिशिएंसी 100% हो। देखो इस नियम को प्रस्तुत करने के लिए दो कथन हैं, एक है केल्विन प्लांक का कथन और एक है क्लॉसियस का कथन। एक है केल्विन प्लांक का कथन और एक है क्लॉसियस का कथन। उससे पहले इस नियम की परिभाषा देखो। इस नियमानुसार बताया गया है कि ऐसी कोई भी मशीन संभव नहीं है जिसकी दक्षता 100% हो। अर्थात ऐसी कोई भी मशीन संभव नहीं है जिसकी दक्षता अर्थात इसकी एफिशिएंसी 100% हो। ऐसी मशीन इम्पॉसिबल है। इस नियम को प्रस्तुत करने के लिए एक आता है केल्विन प्लांक का कथन और एक आता है क्लॉसियस का कथन। हमारे जो रेफ्रिजरेशन व्यवसाय के अंदर प्रस्तुत किया था कि ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप की ओर भेजा जाता है किसी बाह्य युक्ति का प्रयोग करके, वो आता है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के क्लॉसियस के कथन के अनुसार। तो पहले पढ़ेंगे हम केल्विन प्लांक का कथन। इस नियम के दो कथन हैं, दो स्टेटमेंट प्रस्तुत किए थे। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है केल्विन प्लांक का कथन। स्टेटमेंट ऑफ प्लांक देखो क्या है। प्लांक का कथन इसने क्या बताया था कि किसी भी प्रक्रम को जब हम ऊष्मा देते हैं तो इसकी जो पूरी ऊष्मा है, पूरी ऊर्जा है, वो कार्य में परिवर्तित नहीं होगी। यानी यदि हम किसी निकाय को हीट देते हैं किसी स्रोत से, तो वह पूरी एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। क्या नहीं होगी? वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। तो देखो इस कथन के अनुसार देखो इस कथन के अनुसार ऐसा कोई भी प्रक्रम या मशीन, इस कथन के अनुसार कोई भी प्रक्रम संभव नहीं है जो दी गई
ऊर्जा को या ऊष्मा को, दी गई ऊष्मा को दी गई ऊष्मा को पूर्ण तरीके से कार्य में बदल दे। अर्थात जितनी ऊष्मा देते हैं उतना कार्य ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो हमें करके दे। अर्थात 100% दक्षता वाली मशीन संभव नहीं है। 100% दक्षता वाली मशीन संभव नहीं है। ये प्लैंक का कथन कहता है। क्या कहता है? प्लैंक का कथन कहता है। इस कथन के अनुसार ऐसा कोई भी प्रक्रम बोल सकते हैं, निकाय बोल सकते हैं, या मशीन बोल सकते हैं, इंजन बोल सकते हैं, संभव नहीं है जो दी गई ऊष्मा को पूर्ण तरीके से कार्य में बदल दे या पूरी ऊष्मा है वो वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो देखो, हमने पढ़ा ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस नियमानुसार बताया गया है कि ऐसी कोई भी मशीन संभव नहीं है जिसकी दक्षता 100% हो, अर्थात 100% हो। इसमें दो स्टेटमेंट आते हैं, एक आता है प्लैंक का स्टेटमेंट और एक आता है क्लॉसियस का स्टेटमेंट। अब जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो, अब आता है जो स्टेटमेंट आता है सेकंड, वो देखो किसका आता है स्टेटमेंट, वो है क्लॉसियस का स्टेटमेंट। क्लॉसियस का स्टेटमेंट। टेक्निकल टीम ध्यान दे। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे पिछले वीडियो में कि जो वॉल्यूम है वो थोड़ी कम आ रही है, तो कृपया करके वॉल्यूम को बढ़ाए, वॉल्यूम को थोड़ी तेज की जाए टेक्निकल टीम। अब देखो, इसका जो सेकंड स्टेटमेंट आता है वो है क्लॉसियस। लिख रहा हूँ क्लॉसियस का कथन, स्टेटमेंट ऑफ क्लॉसियस। साथियों, ये जो क्लॉसियस का कथन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस अध्याय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है, पहले तो ये ध्यान में होना है। स्टेटमेंट क्या है, इसका कथन क्या है? ये कहता है कि यदि हम ऊष्मा को निम्न ताप से अर्थात शीतल वस्तु से उच्च ताप की ओर अर्थात गर्म वस्तु की ओर भेजते हैं तो बाह्य ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है या बाह्य युक्ति की आवश्यकता होती है। तो देखो, ये कथन क्या कहता है, यदि ऊष्मा को निम्न ताप अर्थात बोल सकते हो शीतल वस्तु, निम्न ताप या शीतल से उच्च ताप अर्थात तप्त या गरम, यदि ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप की ओर भेजना हो तो बाह्य एक्सटर्नल एनर्जी या बाह्य ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है। अर्थात बाह्य ऊर्जा स्रोत के एब्सेंट में जो ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप की ओर भेजना असंभव है। क्या है? असंभव है। तो क्लॉसियस का कथन कहता है कि रेफ्रिजरेशन के अंदर हम ऊर्जा को निम्न ताप से उच्च ताप की ओर भेज सकते हैं। उसमें जो बाह्य ऊर्जा स्रोत होता है वो है रेफ्रिजरेशन। क्या है? रेफ्रिजरेशन है। जो प्रोसेस काम में लेंगे, जो रेफ्रिजरेशन के अंदर हम पढ़ने वाले आगे क्या क्या विद्या होती है, VCR पढ़ेंगे, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे हम क्या क्या डिवाइस लगी होती हैं, क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, कैसे काम करता है।
तो ये है क्लॉसियस का स्टेटमेंट। अब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक स्टेटमेंट और आया था 1906 के अंदर, 1906 के अंदर आया था, 1906 के अंदर आया था। नर्स्ट नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था कि परम शून्य ताप संभव नहीं है, परम शून्य ताप संभव नहीं है। तो देखो क्या स्टेटमेंट था नर्स्ट का। इसने प्रस्तुत किया था कि किसी भी निकाय का ताप तो देखो क्या है, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम यानी थर्ड नियम है, वो क्या है तो देखो तृतीय नियम या बोल सकते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो इसने बोला था किसी भी निकाय का ताप कोई भी विधि द्वारा परम शून्य संभव नहीं है। यानी यदि आप किसी निकाय का ताप परम शून्य ताप क्या होता है, एब्सोल्यूट जो होता है वो क्या होता है, देखो परम शून्य ताप क्या होता है तो देखो परम शून्य ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बोलते हैं इसको परम शून्य। यानी नर्स्ट नामक वैज्ञानिक ने जो आया था साइंटिस्ट नर्स्ट, इसने 1906 में बोला था, ये 1906 में बोला था, इसने बोला था 1906 में, यानी किसी भी निकाय का ताप कोई भी विधि द्वारा परम शून्य नहीं किया जा सकता, ये बोला था, नहीं किया जा सकता, ये बोला था तृतीय नियम के अनुसार, ऊष्मागतिकी के थर्ड लॉ के अनुसार। अब देखो हमने पढ़ लिया थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी, हमने पढ़ लिया टेम्परेचर, तापमान, ऊष्मागतिकी की डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने देखा कि शून्यांक नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। रेफ्रिजरेशन व्यवसाय के अंदर सबसे महत्वपूर्ण नियम है वो है द्वितीय नियम, आपको याद रखना है द्वितीय नियम। यदि और नियम याद रहे या न रहे, पढ़ना तो है सभी को, समझना है, लेकिन यदि और नियम याद रहे या न रहे, बट द्वितीय नियम आपको याद होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो बहुत ही कंपलसरी है। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमने पढ़ा। आज हमारा अध्याय चल रहा है बेसिक रेफ्रिजरेशन। जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे जो रेफ्रिजरेशन की विधियां होती हैं वो पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ेंगे टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। जो रेफ्रिजरेशन की क्षमता होती है वो टन में क्यों ज्ञात की जाती है, टन में क्यों दे रखी होती है, तो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।